Thank you. Hello, good morning, class. Good Good morning. morning, ma'am. Okay. Good Morning, morning, ma'am. Last time to revise किया आप लोगों ने? Good morning, ma'am. Yes, ma'am. What are you going to study today? आज क्या पढ़ने वाले हैं? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे हम लोग. We have divided. Yes, ma'am. जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज आज की स्लाइड थोड़ी लंबी है क्योंकि लास्ट टाइम ऑलमोस्ट हाफ भी नहीं फिनिश हुआ था. देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था. सबसे पहले डायग्राम दिखा देते हैं आप लोग को ताकि एक ओवरव्यू हो जाए. हमने बेसिकली पढ़ा था कि क्या क्या चीजें आती हैं इसमें. एक्सटर्नल लेयर से लेकर के ट्रैकिया तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है. फ्रॉम ट्रैकिया टुवर्ड्स एल्वेलस लंग्स नीचे जितने भी पोर्शन में जाएंगे वो सब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है. हमने पूरा पढ़ा था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. उसमें हमने यहाँ पे पढ़ा था क्या एक्सटर्नल लेयर्स. फिर हमने मस्कुलर फोर्स पढ़े थे इंफीरियर सुपीरियर और सुपीरियर मिडिल एंड इंफीरियर. इसके बाद यहाँ से स्टार्ट था आपका नेसोफेरिंक्स. ठीक है. माउथ की जस्ट बिहाइंड खुल रहा था ओरोफेरिंक्स एंड देन लेरिंगोफेरिंक्स. ये थी आपकी एपिग्लॉटिस. देन द मस्कुलर पार्ट दिस इज लैरिंक्स. लैरिंक्स इज द साउंड बॉक्स. इसके अराउंड क्या था नीचे सी शेप्ड कार्टिलेजेस थे. पीछे क्या है ये ईसोफेगस. ठीक है. अब हमें आज से शुरू करना है ट्रैकिया से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से. ठीक है. इसके हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था साइनसेस के बारे में. पैरानेजल साइनसेस ये किस लिए होते हैं बिकॉज ताकि जो हमारा स्कल का वेट है ब्रेन हमारा कितना 1 से 1.5 kg का होता है तो इतने सारे हैवीनेस को फील ना करे हमारा हेड. इसके लिए साइनसेस पैरानेजल साइनसेस थे जो कि सारे पेयर थे वाले. क्या क्या था फ्रंटल इथमॉइड स्फेनॉइड एंड मैक्सिलरी साइनस. ठीक है. फिर हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है. इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स बेसिकली इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस था और इंस्पिरेशन एक्टिव था और एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस. फिर हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर. ये था लीफ लाइक ओपनिंग लीफलेट ओपनिंग की एपिग्लॉटिस. आगे हायोइड बोन होता है. इसके आगे थायरोहायोइड मेम्ब्रेन थी. हमने 6 पढ़ी थी ना 9 टोटल. 6 जिसमें से 3 पेयर थी और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेजेस थी. याद है किसी को? कैन समबडी आंसर? कौन कौन सी थी? थायराइड कार्टिलेज थी, क्रिकॉइड कार्टिलेज थी, एरिथेनॉइड कार्टिलेज एंड सर्टनी कार्टिलेज. यूनिफॉर्म और कॉर्निक्यूलेट. ओके. फिर देखो लैरिंग्स के बारे में बताया था. साउंड प्रोडक्शन होता है ना लैरिंग्स में. ट्रू वोकल कॉर्ड और फॉल्स वोकल कॉर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था. स्टडी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. हमने कल लास्ट क्लास में ये भी पढ़ लिया था कि कंडक्टिंग एयरवेज क्या क्या होते हैं. ट्रैकिया ब्रोंका अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स एल्वुलर डक्ट्स और एल्वुलाई जो कि लंग में खुलते हैं और ये क्या करते हैं गैसियस एक्सचेंज काम होता है. एल्वुलाई प्रोवाइड द लार्जर सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसियस कंपाउंड्स एंड न्यूट्रिएंट्स. जब एल्वुलाई मर्ज हो जाते हैं आपस में कौन सी डिजीज होती है? एम्फाइसीमा. राइट. देखो कंडक्टिंग जोन को दिखाया गया है. सबसे पहले ट्रैकिया है आपका. इसके नीचे सुपेरियर लोब ऑफ लेफ्ट लंग दिखा रहे हैं. ये दिस एरिया ये रहा आपका प्राइमरी ब्रोंकस 2 में डिवाइड हुआ. उसके बाद ये नीचे आ गया ब्रांचिंग सेकेंडरी ब्रोंकस और फर्दर डिवीजन को बोलते हैं टर्शियरी ब्रोंकस. ठीक है. ये हमारा लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं और राइट लंग में 3 होते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे 2 फिशर्स होते हैं और यहाँ पे लेफ्ट साइड में सिंगल फिशर. देन ट्रैकिया. ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जो कॉन्टिन्यूएशन होता है. इसी को विंड पाइप भी कहते हैं. ये कहाँ से कहाँ तक होता है? मीडियस्टेनम से लेकर के मीडियस्टेनम ट्रैकिया के आगे होता है. लाइक एंटीरियर टू द इसोफेगस एंड इंफीरियर टू द लैरिंक्स. एंटीरियर और जो लैटरल वॉल्स होते हैं ट्रैकिया के वो सपोर्ट होते हैं किससे? मैंने बताया था सी शेप. पूरी तरीके से पीछे तक बिहाइंड पूरा क्लोज नहीं करते हैं. 15 से 20 सी शेप. या राइट. कार्टिलेज रिंग क्या करती है? रीएनफोर्स एंड प्रोवाइड करती है रिजिडिटी.
ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि कैसा ऑर्गन है ये, मस्कुलर ऑर्गन है, तो इट माइट कोलैप्स। तो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए रिंग्स होती हैं टू इंश्योर दैट ट्रैकिया रिमेन्स ओपन एट ऑल टाइम्स। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ट्यूब का, वो लाइन करता है, लाइन होती है उससे एक मसल जिसे बोलते हैं ट्रेकियालिस। और ये भी कैसा है, सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, तो हमने अभी तक हर जगह पढ़ी है सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, बस एक जगह हमने पढ़ा था नॉन केराटिनाइज्ड, वो आप लोग लास्ट में मुझे बताएंगे कहाँ पे पढ़ा था। ट्रैकिया क्या होती है, आप लोग ऐसे फील करके देखोगे तो एट द लेवल एक्सटर्नल एंगल पता है, हम लोग जब अपना खुद से फील करते हैं दोनों क्लैविकल्स के बीच में एक डिप्रेशन आता है सेंटर में, वहां से स्टार्ट होता है। एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल एंगल द ट्रैकिया बाइफरकेट्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड एज राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, जो अभी हमने डायग्राम में देखा। और आप खुद से फील कर सकते हो, इस स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन के बिहाइंड आप जाओगे ऊपर, सेंटर में एक नॉच जैसा डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, वहां से इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ईच प्राइमरी ब्रोंकस प्रोजेक्ट्स लैटरली टुवर्ड्स ईच लंग। कहाँ पे खुल रहे थे, दोनों लंग्स में जाके खुल रहे थे। फिर फर्दर डिवीजन हो रहा था, सेकेंडरी ब्रोंकस बन रहा था, और उसी की और फर्दर ब्रांचिंग हो रही थी, तो क्या वो बन जा रहा था, टर्शियरी ब्रोंकस। The most inferior tracheal cartilage separates the primary bronchus at the origin and forms an internal ridge called carina. ठीक है, इंटरनल रिज को वहां पे जो फॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं, कराइना बोला जाता है। ये ब्रोंकियल ट्री है, ब्रोंकियल ट्री अभी हमने देखो ये वाले डायग्राम में देखा ना, इधर फर्दर, ठीक है। At the level of the sternal angle, the trachea bifurcate हो जाता है दो में, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिर फर्दर प्रोडक्ट करता है एक सेकेंडरी ब्रोंकाई में। और जो मोस्ट इंफीरियर ट्रैकियल कार्टिलेज होती है वो सेपरेट करती है प्राइमरी ब्रोंकाई को एट द ओरिजिन, मतलब ऊपर की जो सरफेस होती है वहीं जहाँ से डिवीजन शुरू होता है वहां पे हम उसको कराइना बोलते हैं। ब्रोंकियल ट्री क्या होता है, एक हाईली ब्रांच्ड, क्योंकि लंग्स में कैसे अंदर इन्हीं को सराउंड करती है कौन सी, ब्रोंकियल वेसल्स, जो कि इनको सप्लाई भी करती है और एक्सचेंज होता है इनके बीच में। A highly branched system of air conducting passage है ये, जो कि ओरिजिनेट करता है पहले हमारे प्राइमरी ब्रोंकस से, फिर फर्दर प्रोग्रेसिवली ब्रांचेस इनटू नैरोअर ट्यूब्स, और मतलब इनकी जो ल्यूमेन है वो छोटा होता चला जाएगा। जैसे जैसे ट्रीज की ब्रांचिंग फर्दर अंदर और बढ़ती जाती है, क्या हो जाता है, पतली पतली छोटी छोटी शाखाएं निकलने लगती हैं, उसी तरीके से इसका ब्रांचिंग पैटर्न होता है। प्रोग्रेसिवली ब्रांच करता है इनटू नैरोअर ट्यूब्स as they diverge throughout the lungs before terminating in terminal bronchioles. Incomplete rings of hyaline cartilage support the walls of the primary bronchi to ensure that they remain open. ठीक है, इनकम्प्लीट जो रिंग्स हाइलाइन कार्टिलेज की इनको सराउंड करती हैं, वो ये मेंटेन करती हैं कि कोलैप्स ना हो। जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस इज शॉर्टर, जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस है हमारा, क्योंकि राइट वाला लंग क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, इसीलिए वो क्या करता है, शॉर्टर होता है प्राइमरी ब्रोंकस एंड मोर वर्टिकली ओरिएंटेड देन द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। फॉरेन पार्टिकल्स आर मोर लाइकली टू लॉज इन द, क्योंकि राइट वाला ऊपर है तो जैसे जो भी चीज बाहर से आएगी सीधे पहले जिस तरफ को डिवीजन होगा या जो ऊपर पड़ेगा उसी में तो जाएगी, तो इसीलिए ज्यादातर फॉरेन पार्टिकल्स आर मोर प्रोन टू लॉज इनटू द राइट प्राइमरी ब्रोंकस। ब्रोंकियल ट्री, द प्राइमरी ब्रोंकाई जो होता है वो एंटर करता है जो लंग में जहाँ से एंटर करते हैं, दैट एरिया इज कॉल्ड एज हाइलस टुगेदर विद द पल्मोनरी वेसल्स। हाइलस में क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी वेन सब वहीं पे होता है, ठीक है, और लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स। ईच, अभी इसका डायग्राम दिखाएंगे आपको आगे। ईच प्राइमरी ब्रोंकस ब्रांचेस इनटू सेवरल सेकेंडरी ब्रोंकाई, उन्हीं को क्या बोलते हैं, और लोबर ब्रोंकाई बोलते हैं। द लेफ्ट लंग हैज 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई, द राइट लंग हैज 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई, और ये फर्दर किसमें डिवाइड हो जाएंगी, टर्शियरी में। और टर्शियरी ब्रोंकस इज कॉल्ड एज सेगमेंटल ब्रोंकस। क्यों कहते हैं, क्योंकि इट सप्लाइज अ पार्ट ऑफ द लंग कॉल्ड एज ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, क्योंकि वो एक सेगमेंट को सप्लाई करते हैं, इसीलिए इसको सेगमेंटल ब्रोंकस भी बोलते हैं। जो अभी ये मैंने आपको डिवीजन दिखाई थी, अभी देखो सेकेंडरी है, सेकेंडरी टर्शियरी में फर्दर बनाई गई ब्रांच, उसके आगे मिलेगा ब्रोंक्यूल्स एंड देन फर्दर इनटू
terminal bronchitis. With successive branching, amount of cartilage धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा नैरो होती चली जाएंगी वो, उतना ज्यादा एरिया उनको सराउंड करने वाला कार्टिलेज का कम होता चला जाएगा, और जो अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल्स जो है, ताकि वो ज्यादा स्ट्रेचेबिलिटी कम उनको हो, तो स्मूथ वो इंक्रीज कर जाता है. दिस अलाउड फॉर वेरिएशन इन एयरवे डायमीटर, इसीलिए फर्दर क्या होती चली जाती है, उनका ल्यूमेन जो है वो नैरो होता चला जाता है. और जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, फिर कोई भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी करते हैं, तो लंग्स में क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सर्शन एंड व्हेन सिंपैथेटिक डिवीजन एक्टिव, तब ब्रोंकोडायलेशन होगा. ठीक है. मीडिएटर्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन लाइक हिस्टामिन. हिस्टामिन का काम क्या होता है, हिस्टामिन जो होता है वो बेसिकली वेजोडायलेटर है. हमारी बॉडी में कहीं पे भी रिलीज होगा हिस्टामिन, तो वो क्या कराएगा, वेजोडायलेशन. केवल एक लंग ऐसा है जहां पर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होता है. एपिथेलियम ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से सिंपल क्यूबॉइडल में चेंज हो जाती है. जैसे हमने पढ़ा कि प्राइमरी ब्रोंकस है, वहां पे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम थी, और उसको हाइलाइन कार्टिलेज का अमाउंट काफी ज्यादा था और स्मूथ मसल्स का कम था. लेकिन जैसे जैसे फर्दर हमारी ब्रांचिंग होती जाती है सेकेंडरी, टर्शियरी और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, क्या होता है, मसल मास जो है स्मूथ मसल्स का वो इंक्रीज करता जाता है, और कार्टिलेज क्या होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और ल्यूमेन क्या होता है वो भी नैरोवर होता चला जाता है. और ये फर्दर किसमें, जब लास्ट टर्मिनल में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे एपिथेलियम जो है किसमें चेंज हो जाती है, सेक्रेटरी से सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. अब ये बता रहे हैं कि जैसे दो फंक्शंस थे, कंडक्शन और रेस्पिरेटरी. अब ये जोन्स बता रहे हैं, कंडक्शन वर्सेस रेस्पिरेटरी जोन्स. मोस्ट ऑफ द ट्यूबिंग्स इन द लंग्स मेक अप कंडक्शन zone, consist of nasal cavity to terminal bronchioles. क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो कंडक्शन जोन है वो कंडक्शन तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसे हम एयर इनहेल करेंगे टिल इट रीचेस टू द लंग्स, इट वो तो कंडक्ट कर ही रही है पूरे में, तो मैक्सिमम पार्ट जो है वो कंडक्शन जोन को कंप्राइज करता है. केवल रेस्पिरेटरी जोन वहां पे जाके जो टर्मिनल एल्वियोलस वगैरह होते हैं, वहां पर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है एग्जैक्ट, तो उस एरिया को बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन. रेस्पिरेटरी जोन इज वेयर द गैसेस एक्सचेंज. ये क्या कंसिस्ट होती है, एल्वियोलाई, एल्वियोलर सैक्स एंड एल्वियोलर डक्ट्स एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स. ऊपर से लेकर नीचे तक सारा कंडक्शन होता है, और जो एक एल्वियोलाई का गुच्छा जैसे मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम में डायग्राम में, तो उस एरिया में क्या होता है, आपका गैसेस एक्सचेंज होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं. जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स हैं, अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलाई के बारे में, जो कि हमें टर्मिनल पार्ट में पढ़ा, जो बेसिकली क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी जोन में. लंग कंटेन अ स्मॉल सेक्युलर आउटपॉकेटिंग कॉल्ड एल्वियोलाई. लास्ट चैप्टर में डायग्राम दिखाया भी था. लंग्स में जब फर्दर डिवीजन हो जाता है, जो लास्ट डिवीजन होता है सेक्युलर कैसा होता है, ऐसे राउंडेड टाइप का सेक्युलर आउटपॉकेटिंग हो जाती है उसकी, उसको बोलते हैं एल्वियोलाई. दे हैव अ थिन स्पेशलाइज टू प्रमोट डिफ्यूजन. गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, मैंने बताया आपको कि एल्वियोलाई में होता है, एल्वियोलस के बीच में, और जो कैपिलरीज जो एल्वियोलाई को सराउंड करती हैं, उनके बीच में एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का और गैसेस का. Gas exchange takes place in the respiratory bronchioles and alveolar ducts, as well as in the alveoli. Each lung contain approximately 300 to 400 million alveoli. कितनी 300 से 400 तक alveoli होते हैं. जो spongy nature of the lung होता है, क्योंकि due to packing of millions of alveoli, मतलब एक छोटा सा alveoli को मान लीजिए आप एक यूनिट है उसकी, और ऐसी 300 से 400 यूनिट से मिलकर के बना हुआ है पूरा लंग. इसीलिए लंग की कैसी अपीयरेंस होती है, बॉडी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी. रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, इसके बारे में पिछली बार देखा भी था कि स्टेम सेल्स से ओरिजिनेट हो रहे थे, कॉलमनर सेल्स, उसके बीच बीच में लाया करते थे गॉबलेट सेल्स. गॉबलेट सेल्स क्या कर रहे थे, म्यूकस को सेक्रेट कर रहे थे, और ये इसका फ्लो कैसे था, फ्रॉम नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो था आपका म्यूकस का. रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, स्क्वामस सेल्स ऑफ एल्वियोलाई. क्या क्या मिलकर के उस मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, उसमें एल्वियोलाई के स्क्वामस सेल्स होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ वहाँ पे जो कैपिलरीज रन करती हैं, और जो टर्मिनल में था स्क्वामस सेल्स थे, सिंपल स्क्वामस सेल्स ऑफ कैपिलरीज. जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इस पूरी लेयर को कवर करती है, उसकी थिकनेस होती है केवल कितनी, 0.5 माइक्रोन इन थिकनेस. अब ये इसको जोन को दिखाया गया है, जैसे ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जोन दिखाया गया आपको. ये देखो, ये पूरी जो है ऑरेंज कलर से डिपिक्टेड है, ये एल्वियोलर डक्ट है, और ये जो सेक्युलर आउटपाउचिंग है, ये आउटपाउचिंग, ये एल्वियोलाई है.
और ये पूरा एक जोन को, जो एक जोन है ये यहाँ पर भी ये वाला, इसको बोलते हैं एल्वेलर सैक। और इसमें ये न्यूमरस छोटे छोटे जो आउट पाउचिंग है, ये आपकी एल्वेलाई है। और ये जो ऑरेंज कलर से दिखाई गया स्ट्रक्चर, ये आपकी एल्वेलर डक्ट है। और फिर ये इधर फर्दर जहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है। और यहाँ से स्टार्ट है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद ऐसे करके डिवीजन लंग्स में फर्दर आगे जाता है। ये इसका हिस्टोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है, इन्होंने दिखाया यहाँ पर। मेरा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ये आगे गए ये एल्वेलर डक्ट, और यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो स्ट्रेन हो गए हैं, दीज आर एल्वेलाई। और ये पूरा एक सराउंडिंग एरिया जो है, ये पूरा एक आपका सैक है, एल्वेलर सैक। इसमें जो ये एल्वेलस है आपका, एल्वेलाई है ये, इसमें एल्वेलर पोर्स होते हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है। ये एल्वेलाई है, समझ में आ रहा है? रेस्पॉन्ड प्लीज। हाँ मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। इस डायग्राम को ध्यान में रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं कि मतलब कैसे कौन से जोन में ये हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पे सारा रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेटरी जोन है बेसिकली यहीं से पूरा एक्सचेंज होता है। लंग्स तभी तो प्योरीफाई करते हैं, ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बना होता है पूरा बड़ा लंग। राइट साइड में 3 उसके सेगमेंट्स थे, लेफ्ट में 2 सेगमेंट्स थे, इसीलिए बीच में दोनों लेफ्ट वालों को एक सेपरेट करता है, वो एक फिशर होता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्लिक फिशर। और राइट साइड में 2 थे, तो ये लंग को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा। आगे पढ़िए। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक बताओ? रेस्पिरेशन में हमने स्टार्ट किया था, कहाँ से शुरू किया था? हमने पहले एक्सटर्नल लेयर्स पढ़े थे, फिर उसके बाद हम नेजल कैविटी में गए, फिर हम पोस्टीरियर क्वाना पढ़ा हमने, फिर हम पैरानेजल साइनसेस, सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है वो सब पढ़ा ना हमने। फिर बेटा उसके बाद क्या पढ़ा हमने? फैरिंग्स वाला रीजन, फैरिंग्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले नेजोफैरिंग्स, जो नेजल कैविटी के जस्ट बिहाइंड था, ओरल कैविटी के पीछे ओरोफैरिंग्स, उसके नीचे हमारा लैरिंग्स होता है, तो उसके पीछे लैरिंगोफैरिंग्स। लैरिंगोफैरिंग्स क्या था? साउंड बॉक्स था। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा? अब हम आ गए ट्रेकिया पे। ट्रेकिया कैसा था स्ट्रक्चर? इसको सी शेप कार्टिलेज ने सराउंड किया था, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर था। फिर इसके नीचे 2 प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो गया। अब यहाँ से शुरू हो गया आपका रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। फिर फर्दर आगे गए, डिवाइड हुआ सेकेंडरी ब्रोंकियल्स में, फिर टर्शरी ब्रोंकियल्स आए, और टर्शरी ब्रोंकियल्स के बाद आए आपके एल्वेलाई। एल्वेलाई में भी आपने देखा कि पहले एक एल्वेलर डक्ट होती है, वो अलग अलग डिवाइड होती है। फिर एक सेक्यूल होता है जिसमें खूब सारे न्यूमरस राउंड स्ट्रक्चर्स, आउट सेक्युलर आउट पाउचिंग्स होती हैं, जिन्हें एल्वेलाई बोलते हैं। मेनली एक्सचेंज कहाँ होता है? यहीं पे एक्सचेंज होता है। अब हम पूरे लंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ लंग। Each lung has a conical shape. अभी हमने देखा था ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे शेप था। आप लोगों ने इसका वो देखा है, ग्रॉस स्ट्रक्चर देखा हुआ है लैब में या कहीं पे? नहीं तो नहीं देखा है? अच्छा, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम से लूंगी, तो फिर मैं इसमें आपके एनाटॉमिकल वैसे जो स्ट्रक्चर हम डीएच में देखते हैं वो पिक्स भी डाला करूंगी, ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया रहे कि कैसा दिखता है। तो इसमें कैसा होता है? लंग एक कोनिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऊपर से कोन टाइप का होगा, और नीचे को थोड़ा सा इसका बेस जो है वो फ्लैट होगा। और लंग्स किस पे रेस्ट करते हैं हमारी बॉडी में? लंग्स की जो बेस होती है वो किस पे लाई करती है? Ma'am, diaphragm. डायफ्राम पे, राइट। डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है रेस्पिरेशन में। डायफ्राम अगर कोलैप्स करता है तो क्या होता है? सडन डेथ होती है। तो ईच लंग हैज अ कोनिकल शेप, इट्स वाइड कॉनकेव, बेस रेस्ट करती है किस पे? मस्कुलर डायफ्राम पे। उसका सुपीरियर रीजन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपेक्स बोलते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट सुपीरियरली टू अ पॉइंट दैट इज स्लाइटली सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू क्लैविकल। कैसे फील करेंगे? जो हमारी दोनों क्लैविकल है, आप अपने क्लैविकल को टच कीजिए, उसके बीच में देखिए डिप्रेशन है, दोनों क्लैविकल्स के बीच में। एक साइड की क्लैविकल जाएंगे तो हमें अपनी नेक के पास पे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिखता है जिसमें हम फिंगर पोक कर सकते हैं, वहां पे होती है लंग की एपेक्स। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कहाँ होगा? एपेक्स पे होता है। इसीलिए ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, हमारे इंडिया में कितना कॉमन डिजीज है, तो ट्यूबरकुलाई जो होते हैं
वो कैसी होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होती है, जब माइक्रो में पढ़ोगे आगे चल के, तो वो एक एरोबिक बैक्टीरिया है। और सबसे ज्यादा लंग में एयर कहाँ होती है, एपेक्स पे सबसे ज्यादा एयर वहाँ होती है। तो इसीलिए जो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम होते हैं सबसे ज्यादा एपेक्स पे वॉन्स कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे हम आगे चल के। चलो ये तो ज्यादा हो गया, मैं आपको थोड़ा ही बताती हूँ। ईच लंग हैज अ conical shape. Its wide concave base rests upon the muscular diaphragm. Its superior region called the apex. कहाँ कैसे प्रोजेक्ट करती है, अभी हमने देखा क्लैविकल से superiorly and that is posterior to the clavicle. दोनों lungs are bordered by a thoracic wall. ये lungs किस में होते हैं, thoracic wall में होते हैं। Anteriorly, laterally and posteriorly. Supported by किससे, रिब्स जो होती है हमारी, वो क्या लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और लंग की जो लंग की कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, पता है किसी को? प्लूरल मेम्ब्रेन्स। राइट, गुड। आई थिंक आनंद gave me the answer ना, very good. Both lungs are bordered by thoracic wall anteriorly, laterally, posteriorly, supported by the rib cage or towards the midline. The lungs are separated from each other by the mediastinum. The relatively broad, rounded surface in contact with the thoracic wall is called as the posterior surface of lung. ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया, देखो इस डायग्राम में, ये इसका एपेक्स, पल्मोनरी एपेक्स, और ये जो हाइलस होता है ना, इसमें पल्मोनरी आर्टरी होती है। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेके जाती है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कुछ याद है? Yes. ठीक है, ये रहा आपका लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। देखो रेड कलर से जो डिपिक्टेड है क्या, पल्मोनरी वेन है। और ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, पल्मोनरी हाइलस। यहाँ पे लंग के सराउंड से ऐसे करके उठा जाती है ना, तो उसका यहाँ पे इम्प्रेशन है। ये आपका पल्मोनरी वेन। और यहाँ पे क्या, लेफ्ट लंग के पास में क्या होगा, पीछे यहाँ पे हार्ट के लिए स्पेस होती है, तो इसी का इम्प्रेशन है। और ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। बीच में कौन सा फिशर था लेफ्ट साइड पे, ये था ओब्लिक फिशर। और ये छोटे छोटे क्या लॉब्यूल्स दिख रहे हैं। ये डायग्राम लोग देख लेना, और जब भी आंसर करो, ये देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, प्लूरल कैविटी है। ये रिब का थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाया है। प्लूरा भी दो तरीके का होता है, जो बाहर की तरफ होता है वो, जैसे कोई भी मेम्ब्रेन होगी, इसकी दो लेयर होगी ना, एक आउटर साइड होगी, पेराइटल एंड विसरल। जो आउटर साइड होती है वो पेराइटल होती है, और जो इनर साइड होती है वो विसरल होती है। विसरल ऑब्वियस सी बात है कि विसरा के पास में जो है वो विसरल लेयर होगी, और पेराइटल उसके बाहर होगी। लंग्स दो होते हैं, सबको पता है। किसी को डाउट है? किसी को डाउट तो नहीं है? लंग्स दो ही होते हैं सबके पास। Yes, ma'am. राइट, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। लेफ्ट लंग क्या होता है, अभी हमने देखा था स्ट्रक्चर में, डिवाइडेड इनटू टू लोब्स। बीच में क्या होता है, ओब्लिक फिशर। और इसकी मिडल साइड पे किसके लिए इंप्रेशन था, हार्ट के लिए, और एओर्टा का इंप्रेशन था। जो लेफ्ट वाला लंग होता है वो स्लाइटली नीचे की तरफ भी लाया करता है। राइट वाला में देखा था ना कि स्लाइटली जो प्राइमरी ब्रोंकस होता है राइट साइड का, वो थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है। और लेफ्ट लंग में क्या होता है, स्मॉलर देन द राइट लंग। कार्डियक नॉच मिलेगी क्यों, ताकि अकोमोडेट कर सके वहां पे राइट साइड ऑफ हार्ट। डिवाइडेड इनटू थ्री लोब्स। राइट वाला जो हमारा लंग है वो, इसमें तीन लोब्स थे, यहाँ पे दो फिशर्स थे। एक था आपका ओब्लिक फिशर, और एक नीचे वाला जो था वो हॉरिजॉन्टल फिशर था। ये लोकेट करता है मोर सुपीरियरली इन द बॉडी, तो किसको किसके लिए जगह देनी होती है। नीचे क्या होता है, राइट साइड में क्या होगा, कार्डियक नॉच में तो हार्ट आएगा, लेकिन नीचे जो है बेस तो मैम लीवर होगा। राइट, लीवर के लिए इसको जगह देना होता है। लीवर हमारा बड़ा होता है, लीवर गुड। तो इसीलिए ये स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर होता है। अभी हमने देखा था रूट एंड हाइलम एरिया। रूट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स जो कि अटैच करते हैं लंग को मीडियस्टिनम से, दैट इज कॉल्ड एज रूट।
एंड हाइलम जो होता है ओपनिंग इन द लंग थ्रू विच स्ट्रक्चर्स एंटर इन और लीव फ्रॉम द लंग, मतलब जो भी वेसल्स एंटर करती हैं जैसे पल्मोनरी आर्टरी, वेन और जो नर्व कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो एंटर करते हैं और जो निकलते हैं वो कौन सा एरिया होता है, हाइलम, हाइलम से। स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द रूट, अब रूट जो हमने पढ़ा है, रूट में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 पल्मोनरी वेन्स होती है, 1 पल्मोनरी आर्टरी होती है और एक पूरा क्या मेन ब्रोंकस कंसिस्ट ऑफ ब्रोंकियल वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स। ये सब स्ट्रक्चर किसमें होते हैं, रूट ऑफ लंग में। ये रहा, यहाँ पे देखो डायग्राम में एकदम क्लियर हो जाएगा। ये रहा लंग आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रहा आपका एक हॉरिजॉन्टल फिशर, ये राइट साइड वाला है, ये लेफ्ट वाला लंग है, ठीक है। ये इसका बैक साइड से वो है पोस्टीरियरली और थोड़ा सा लेटरली व्यू दिखाया गया इसमें। ये आपका एक, ये वाली हो गई हॉरिजॉन्टल फिशर, ये हो गया ऑब्लिक फिशर, ये लेफ्ट वाले में केवल एक ऑब्लिक फिशर होता है, ठीक है। ये दोनों की लंग्स की हो गई एपेक्स। अब यहाँ पर ये सेंट्रल में मीडियस्टेनम के पास में क्या लाया कर गया स्ट्रक्चर, रूट में पल्मोनरी आर्टरी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसलिए पर्पल कलर से शो की गई है, और ये भी आपकी पल्मोनरी वेन्स, ये कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऊपर से आएगा यहाँ पे ट्राइकिया, और ट्राइकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर दिखा दिया पल्मोनरी लिगामेंट, ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना सर। अब हमने थोड़ा सा पढ़ा था प्लूरा और प्लूरल कैविटी के बारे में, जो लंग की कवरिंग होती है, द आउटर सरफेस ऑफ ईच लंग एंड एडजेसेंट इंटरनल थोरेसिक वॉल अलाइंड बाय सीरस मेम्ब्रेन कॉल्ड एज प्लूरा। ये लंग को प्रोटेक्ट करती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह होती है और मॉइस्ट भी रखती है, क्योंकि जब जो प्लूरा और लंग के बीच में बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ फ्लूइड नॉर्मली भी रहता है, ताकि वो उनके बीच में क्या ना करे, फ्रिक्शन ना करे उनके रब होने से, तो मॉइस्ट रखती है उसको, प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है उसको, और सेरस होती है इसीलिए सेरस बोला गया है, इसको बोलते हैं प्लूरा। द आउटर सरफेस ऑफ ईच लंग इज टाइटली कवर्ड बाय द विसरल प्लूरा, मतलब विसरा के पास में है तो विसरल प्लूरा, while the internal thoracic walls, the lateral surface of the mediastinum and the superior surface of the diaphragm। कौन सा, mediastinum का जो lateral surface था और superior surface of diaphragm मतलब बेस वाला, are lined by parietal pleura। The parietal pleura and visceral pleura are continuous at the, कहाँ पे थे, हाइलम पे, यहाँ पे था continuous at the हाइलम। Then the pleural cavities, जो दोनों मेम्ब्रेन होती हैं, there is a potential space between the serous membrane layers is called as pleural cavity। The pleural membrane produces a thin serous pleural fluids that circulates in the pleural cavity and acts as lubricant, इसीलिए फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, ensuring minimal friction during breathing। क्योंकि हम ब्रीथ करेंगे तो लंग्स एक्सपैंड होते हैं बार बार और देन दे अगेन रिवर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो उस ड्यूरेशन में इनके बीच में रब ना हो और फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस हो, उसके लिए क्या होता है, इसमें हमेशा एक सेरस फ्लूइड होता है जिसे प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, वो ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है और प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन को ड्यूरिंग ब्रीदिंग। अब इसी की डिजीज होती है, अगर ड्यू टू सम रीजन ये जो सेरस मेम्ब्रेन है ज़्यादा सिक्रेटरी हो जाए या फिर उसमें पंक्चर होकर के लंग्स में एयर भर जाए या फिर फ्लूइड भर जाए, तो उसको अलग अलग प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। और जब ये मेम्ब्रेन है किसी भी चीज़ के पीछे आइटिस अगर लग जाता है तो दैट मीन्स उस चीज़ का इन्फ्लेमेशन हो गया है, ठीक है। तो प्लूराइटिस विद टू मच ऑफ फ्लूइड इन इट कॉल्ड एज प्लूरल इफ्यूजन। इसमें जब जो आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन है जब वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, ज़्यादा सेक्रेटरी हो जाएगी, ज़्यादा फ्लूइड भर जाएगा उसमें, तो हम उसे प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। देन ब्लड सप्लाई ऑफ लंग्स, तो ब्लड सप्लाई में क्या सप्लाई करेगा, हमने भी पढ़ा था, 2 पल्मोनरी वेन्स थी, 1 पल्मोनरी आर्टरी थी, रूट में और क्या था, ब्रोंकियल वेसल्स थे, नर्व टर्मिनल्स और लिम्फेटिक्स थे। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्रोंकियल आर्टरीज जो होती हैं सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स,
और जो ब्रोंकियल वेन्स होती है कैरी डीऑक्सीजनेटेड, ना कि पल्मोनरी, ठीक है, ब्रोंकियल है यहाँ पर। ब्रोंकियल वेन्स कैरी अवे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग टिश्यू, फाइनली कहाँ ड्रेन करता है? लंग। जो हमारी अपर बॉडी का सारा ब्लड आता है ब्रेन से, सब जगह से, और लोअर कौन कैरी करता है? हार्ट आप पढ़ चुके हो ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ चुके हैं ना सब लोग। इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा कहाँ से लेके आती है रजत? सुपीरियर फ्रॉम लोअर क्या? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, Lower पार्ट ऑफ द बॉडी से सारा ब्लड जो फाइनली लेके आती है वो होती है हमारी इंफीरियर वेना कावा, और जो सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है उससे लेके आती है सुपीरियर वेना कावा। ये दोनों कहाँ ड्रेन करती है? अपर बॉडी पर। सारा ब्लड कहाँ आएगा? राइट ऑरिकल। राइट, राइट, वेरी गुड। राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिस्टोल स्टार्ट होगा, फिर वहां से ब्लड कहाँ जाएगा? Right ventricle. राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, दोनों के बीच में कौन सा वॉल्व होता है? राइट वेंट्रिकल, Tricuspid. ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। वहां से राइट वेंट्रिकल से ब्लड कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में। राइट, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाएगी लंग्स में। फिर लंग्स से हम ये पढ़ रहे हैं सारा प्रोसेस की, ब्रोंकियल वेसल्स जो होती हैं उसमें छोटी छोटी, वो सारी आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वो एक्सचेंज कराती हैं, एल्वियोलस से न्यूट्रिएंट में एक्सचेंज होता है और गैसेस एक्सचेंज होता है। फिर वो सब चीजें लंग्स से कौन लेकर के जाता है हार्ट में? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन किसमें ड्रेन करेगी? लेफ्ट Left एट्रियम में, राइट, लेफ्ट ऑरिकल। राइट। लेफ्ट ऑरिकल से फिर फर्दर कैसे नीचे जाएगा? उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, Ventricle. वॉल्व होता है दोनों के बीच में? एओर्टा। हाँ, माइट्रल वॉल्व, गुड। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ब्लड? एओर्टा के थ्रू, Aorta. बॉडी टिश्यू, पूरी बॉडी में, फिर हाँ, राइट, एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा। Aorta के through whole of body. मतलब सबको याद है, गुड। चलो, फिर अब इसमें बताया है कि हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ब्लड सप्लाई ऑफ लंग्स पढ़ रहे थे हमने। लंग्स में देखा जो ब्रोंकियल आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही है लंग में, और वेन्स कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से लंग टिश्यू से, और फाइनली ये सब जा करके ये अपर पार्ट ऑफ बॉडी, इसलिए यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा में फर्दर सारी ब्रांचिंग आकर के ड्रेन कर देती है। रिस्पॉन्स टू द टू सिस्टम्स टू हाइपोक्सिया। अब पल्मोनरी वेसल्स जब जैसे कहीं पर भी हाइपोक्सिया होता है, तो हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हर जगह की क्या होता है? डायलेशन होता है, ताकि जल्दी जल्दी डायलेशन होगा तो जल्दी जल्दी ब्लड वहाँ पर आए और उस एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ जाए। लेकिन लंग्स अकेला ऐसा होता है कि जो पल्मोनरी वेसल्स होती है हाइपोक्सिया की वजह से वहाँ वासोकंस्ट्रिक्शन होता है, ना कि वेसोडाइलेशन। ब्रोंकियल वेसल्स लाइक ऑल अदर सिस्टमिक वेसल्स अंडरगो वेसोडाइलेशन। केवल जो पल्मोनरी वेसल्स हैं हमारी, ये हाइपोक्सिया की वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा इनमें, लेकिन जो ब्रोंकियल वेसल्स हैं या फिर बॉडी में कोई भी वेसल है वहां पर अगर हाइपोक्सिया होता है तो क्या होता है? वेसोडाइलेशन होता है। अब अच्छा, आप लोग फिजियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके हो? थोड़ा सा पढ़ाया था मैम ने वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में। वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में। तो रेसिडुअल वॉल्यूम पता है किसी को कितना होता है? अमाउंट? यस मैम, 1200। और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी पता है क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी बोल रही है मैम। वाइटल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ईआरवी, सब अलग हो गया ना? जी मैम। अच्छा, एक्सपिरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम पता है इसमें कितना अमाउंट था? 1100 ml। 1100। और इंस्पिरेटरी वाला? इंस्पिरेटरी 2500 से 3000। 2500। 3000।
3000. और 500 Tidal value. टाइडल वैल्यू या फेज वाला पार्ट Tidal. आपको। Pulmonary ventilation, exchange of gases between lungs and atmosphere. Pulmonary ventilation किसके लिए यूज हो रहा है? जब हमारा गैसेस एक्सचेंज हो रहा है लंग्स और डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के बीच में। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कब बोल रहे हैं? जब एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का बिटवीन एल्वेलाई के बीच में और पल्मोनरी जो कैपिलरीज है वेसल्स है छोटी छोटी उनके बीच में। और इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरीज और टिश्यू। मतलब सबसे अंदर जो एक एक इंटरनल लेवल पे चले गए छोटे-छोटे जो टिश्यूज मिलकर के सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। तो फिर उन टिश्यूज और कैपिलरीज के बीच जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। और वही चीज जो पल्मोनरी कैपिलरीज और एल्वेलाई के बीच में होगा तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जब एक ब्रॉडर टर्म बोल दिया पल्मोनरी वेंटिलेशन, जब लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है। ये होते हैं रेस्पिरेटरी इवेंट्स। अब 2 फेजेस होते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन के। एक होता है जो हमने एक ब्रॉडर टर्म में बोला था पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब गैसेस एक्सचेंज दैट अकर्स बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। अब हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन जो है इसके 2 स्टेप्स थे। एक होता है इंस्पिरेशन यानी कि इनहेलेशन, हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, और एक होता है एक्सपिरेशन यानी कि एक्सहेलेशन। इंस्पिरेशन क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस होता है। मैंने बताया था इंस्पिरेशन अंदर नेगेटिव प्रेशर है और बॉडी को अपने अंदर ऑक्सीजन खींचने के लिए लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर मेंटेन है, इसीलिए वो बाहर का एटमॉस्फेयर प्रेशर कैसा है? ज्यादा है, अंदर नेगेटिव है, तो इट विल ड्रेन आउट, बाहर से लेके अपनी तरफ पुल करेगी। तो अ वेरी एक्टिव प्रोसेस दैट रिक्वायर्स इनपुट ऑफ एनर्जी। द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स मूविंग डाउनवर्ड, फ्लैटनिंग हो जाती है। जब हम इंस्पायर करते हैं तो डायफ्राम कैसा हो जाता है? फ्लैट। व्हेन स्टिमुलेटेड बाय द फ्रेनिक नर्व। डायफ्राम को कौन वो करता है? फ्रेनिक नर्व करती है। एक्सपिरेशन जो होता है और एक्सहेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। क्या करता है? इट टेक्स एडवांटेज ऑफ द मैंने लंग की रिकॉइल प्रॉपर्टी होती है, रिकॉइल होने की वजह से एक्सपायरेशन होगा। द डायफ्राम रिलैक्सेस, the elasticity of the lungs and the thoracic cage allows them to return to their normal size and shape. Then muscles जो कि assist करती हैं respiration को. The scalenes help increase the thoracic cavity dimensions by elevating the first and the second rib during the forced inhalation. The ribs elevate upon contraction. Ribs के होंगे जब contraction होगा elevate हो जाएंगे. Of the external intercostals, thereby increasing the transverse जो diameter है, dimension है उसको increase कर देगी, जिसकी वजह से dimension of the thoracic cavity की जो transverse diameter है that will increase during inhalation. Contraction of the internal intercostals, ये muscles है बेटा, जो internal intercostal muscles होती हैं depress करती है ribs को, attach होती है, but this only occurs during forced exhalation. Normal exhalation requires no active muscular effort. मैं बताया कि ये exhalation जब just a recoil, लेकिन जब forced होता है उस टाइम पर जब मतलब वेंटिलेशन हाइपर वेंटिलेशन हो जाए पेशेंट को, इन सब केसेस में इट इज अ फोर्स एक्सहेलेशन करना पड़े तो फिर हमें इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हेल्प करती हैं। अदरवाइज जो एक्सहेलेशन प्रोसेस है ये सिर्फ इलास्टिक रिक्वायर ऑफ मसल्स की इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से हो जाता है लंग्स में, और जो आपकी स्केलेटन्स है ये आपको सपोर्ट करती है ताकि थोड़ा सी कैविटी की डायमेंशन बढ़ जाए। इन वेंटिलेशन कंट्रोल बाय रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन, ये फिजियो में पढ़ा है, सीएनएस पढ़ चुके हो? ये चीज पढ़ाया था मैंने, रेस्पिरेटरी सेंटर के बारे में बताया था मैंने, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा, और वहां पर कैसे न्यूरो वो होता है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ये सब पढ़ा होगा ये अभी। चलो उसमें ये आप लोग उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। The trachea, bronchial tree and lungs are innervated by autonomic nervous system. ठीक है? क्योंकि हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना होते हैं, हम अपने आप से ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। The autonomic nerve fibers that innervate the heart also send branches to the respiratory structures. जो nerves जो हैं फाइबर ये innervate करते हैं हार्ट को भी और also send to the respiratory structures.
ये जो involuntary rhythmic activities that deliver and remove respiratory gases are regulated in the brain stem. बॉडी को कोई भी स्टिमुलस देने के लिए कौन एक्टिवेट करता है? ब्रेन हमारा. हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कितना है, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड एंड व्हेन इट हैज टू बी इंक्रीज, रेस्पिरेटरी मसल्स ज्यादा काम करें या लंग्स को ज्यादा, सब चीज ओवरऑल मेन कंट्रोल किसका होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब कि हमारा ब्रेन का. द इनवॉलेंट्री और द रिदमिक एक्टिविटीज दैट डिलीवर एंड रिमूव रेस्पिरेटरी गैसेस, ये रेगुलेट करते ब्रेन स्टेम विद इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन थ्रू बोथ मेडुला ऑब्लिंगेटा और pons. अब है रेस्पिरेटरी वैल्यूज. नॉर्मल ब्रीदिंग कितना होता है पता है? रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल ह्यूमन 12 to 16 होता है. 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट लेते हैं हम. एक नॉर्मल एवरेज एडल्ट 12 ब्रेथ्स पर मिनट, इसे रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं. एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिटरमाइंड बाय द स्पायरोमीटर. ये सब फिर आपको ग्राम पे पढ़ाया जाएगा सब चीज फिजियो. ओके, I think I have made you a bit clear about the topic. आपको समझ में आ गया? मैम हाँ.